स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज न्यूक्लियर बैटरी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो मैं कोर से समझा देता ताकि आप लोग फैले नहीं। तो कोर में क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के आसपास नहीं आ सकता, और अभी तक का नोन साइंस में कोई भी चीज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आगे नहीं जाता। चाहे वो आप मैटर एंटी मैटर लें, उसका भी आउटपुट E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आता है। ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बेस्ट है, ठीक है, लेकिन उससे निकाले कैसे एनर्जी? इसके लिए आपके पास तीन रास्ता होता है। फिजन यानी कि बड़े एटम्स को तोड़ दें दो छोटे में, फ्यूजन यानी कि दो एटम्स की शादी करा दे जबरदस्ती की, और रेडियो एक्टिव डिके यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो अनस्टेबल है और वो धीरे धीरे स्टेबल स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एनर्जी डंप करके। तो उसका मास घटेगा, और मास घटेगा तो वो एम में चला जाता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है सी स्क्वायर से, तो बम बम एनर्जी निकलती है अगर उसे आप यूज कर पाते हैं तो। यही तीन तरीके से जनरली एनर्जी निकलता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर के माध्यम से। अब रहा बात की ये एनर्जी जो निकल रहा है किस फॉर्मेट में है। एनर्जी का जनरली चार पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता है। रेडियो एक्टिव एनर्जी के बारे में बात करिए इक्वल टू एम सी स्क्वायर में, वो या तो आपको अल्फा दे सकता है, बेटा दे सकता है, गामा दे सकता है, या न्यूट्रॉन दे सकता है। यही चार आउटपुट होंगे। कोई भी आप ये मतलब तीनों सोर्स में लीजिएगा, आउटपुट को अगर एनालाइज कीजिएगा, यही चार चीज में से कुछ मिलेगा। रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं, किसी किसी में खूब न्यूट्रॉन निकलेगा, किसी में बहुत गामा रेज निकलेंगे, किसी में बेटा बहुत निकलेगा, किसी में अल्फा बहुत निकलेगा, वो अलग हो सकता है, लेकिन एनर्जी पैकेट यही चार में से ही आपको मिलना है। अगर इक्वल टू स्क्वायर हो रहा है तो यही चारों में से आपको जो करना है करना है। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि अल्फा बहुत आसानी से रुक जाता है, और ये वैसे ही एनर्जी लेवल पे जाता है। अल्फा काफी एक बेसिकली समझिए हीलियम न्यूक्लियाई ही है, तो उसे पेपर से रोक सकते हैं क्योंकि वो पूरा न्यूक्लियस किसी चीज के आर पार जाने की कोशिश करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरैक्ट करेगा, एनर्जी डंप हो जाती है। तो ये हमारा डेड स्किन लेयर को भी नहीं क्रॉस कर पाता है। जब तक आपके बॉडी के अंदर नहीं घुस रहा है आपको जनरली कुछ नहीं होगा अल्फा से। बेटा सोर्स थोड़ा अंदर जाता है क्योंकि वो डेड स्किन लेयर के अंदर तक पहुंचा है, लेकिन आपको डैमेज तब भी नहीं करेगा जब तक बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा है तो धीरे 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 वो डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो काफी अंदर तक जा पाता है। वहीं अब आते हैं गामा में। गामा फोटोन है, और वो बहुत हाई एनर्जी फोटोन है, तो वो लिटरली आराम से किसी चीज के आर पार जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इंटरेक्ट करता है, और जनरली उसकी एनर्जी डंप नहीं हो पाती है, तो वो आर पार चला जाता है। इसीलिए गामा रेडिएशन को रोकने के लिए बहुत भरपुष्ट शील्डिंग लगती है। अल्फा आराम से रोक सकते हैं, बेटा भी रोक सकते हैं, गामा रोकने में बैंड बच जाती है। और इसके ऊपर आता है दादाजी लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। जब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर खासतौर पर फ्यूजन पे केस में 3 न्यूट्रॉन निकलता है, फ्यूजन करते हैं उसमें भी न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो सब जो फ्री न्यूट्रॉन निकल रहा है वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट है। और न्यूट्रॉन के साथ प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता, अल्फा और बीटा चार्ज है। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करेगा, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। इट्स लाइक ब्रो आई डोंट केयर। न्यूट्रॉन के नजरिए से अगर आप देखते हैं तो पूरा यूनिवर्स वैक्यूम है। मतलब कि आप ईंटा रख देते हैं, न्यूट्रॉन के नजर से देखिएगा तो उसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, वो चार्ज नहीं है, वो आर पार चला जाएगा। तो हर एटम 99.99% एम्प्टी स्पेस होता है। सिर्फ न्यूक्लियस में, जब तक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं भिड़ता कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए न्यूट्रॉन का रोक पाना बहुत मुश्किल है। मतलब आधा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर की इंजीनियरिंग सिर्फ इसीलिए लगती है कि न्यूट्रॉन को रोको। और न्यूट्रॉन का एक दूसरा भी साइड इफेक्ट होता है कि अगर वो किसी चीज से रुक रहा है, चांसेस है कि उसे रेडियो एक्टिव बना दे। जैसे कि पानी से हम लोग रिएक्टर को ठंडा करते हैं, वो पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन भिड़ भिड़ के हाइड्रोजन को एक स्टेप ऊपर ले जाता है, चिल हाइड्रोजन से अनचिल्ड हाइड्रोजन कर देता है। उस अनचिल्ड हाइड्रोजन में वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्फा आराम से रोक लीजिएगा, न्यूट्रॉन भागिए, इसको कुछ नहीं कर सकते। फिर हो गया, अब इसमें से दो जो अल्फा और बेटा है ये दोनों चार्ज है। एक पूरा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे लेकिन समझिए एंटी नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन जैसा बिहेव कर रहा है। तो जनरली ये दोनों चार्ज पार्टिकल, इसीलिए रोकना बहुत आसान है। तो गामा फोटोन ही है, न्यूट्रॉन हॉट है, न्यूट्रॉन देखो तो भागो। और यहाँ पे समझिए कि अगर ये चीज किसी भी चीज से भिड़ता है, कोई भी सोर्स से किसी चीज से भिड़ता है, इवेंचुअली, मतलब ऐसा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अल्फा और बेटा अंदर घुसता है, गामा बहुत दूर तक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फिनिट है। मतलब कि आप 1 इंच थिक, 4 इंच थिक या लेड का करते हैं या इसमें खूब पानी डाल देते हैं, एनर्जी इसमें डंप हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा गर्मी। अगर इसको आप बस कहीं पे भी रख देते हैं, कंटेन करते हैं, वो कंटेनर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो वही समझिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं इसके साथ, वो गर्मी देगा ही। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास, यानी कि अल्फा या बेटा, खासतौर पर बेटा, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं।
आप आयरन मैन का आर्क रिएक्टर वाला ट्रिक लगा सकते हैं कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर जो था, आयरन मैन क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि उस रिएक्टर से न्यूट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे। चाहे वो फिजन हो फ्यूजन हो, न्यूट्रॉन निकला, आदमी चला गया। तो आयरन मैन को आप कैसे बनाओगे? आयरन मैन को बनाने के लिए प्रोटॉन बोरॉन रिएक्शन करना पड़ेगा। मत पूछिए कैसे करते हैं, वो क्लासिफाइड है। तो प्रोटॉन बोरॉन रिएक्शन में आपको न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होता, तो आप बचे रहेंगे और उससे बेटा निकलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं था, प्रोटॉन्स निकलते हैं। फायदा वो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड से डालेंगे वो जनरेटर जैसा बिहेव करेगा, यानी डायरेक्ट वन स्टेप में एनर्जी मिल जाती है। सेम अल्फा के साथ भी होता है, सेम बीटा के साथ होता है। बीटा के साथ हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप क्या मूव कराने की कोशिश करते हो कंडक्टर में? जब कॉइल में, कॉपर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड से कुछ भी करा रहे हो, कर क्या रहे हो? इलेक्ट्रॉन ठेल रहे हो। इलेक्ट्रॉन ठिल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप डायरेक्ट वन स्टेप, मतलब मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, बिजली दूसरे साइड, काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपका सोलर सेल में होता है, फोटोन पड़ा, बिजली निकल गया, काम खत्म। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के साथ, अल्फा और बेटा के साथ कर सकते हैं। लोग ट्राई कर रहे हैं गामा के साथ करना, लेकिन अभी तक कोई कर नहीं पाया है। तो वही समझिए कि अगर आप चार्ज पार्टिकल के साथ करते हैं, डायरेक्टली उसे सेमीकंडक्टर जंक्शन में डाल के, जैसे होता है ना पी एन जंक्शन, वैसे सेमीकंडक्टर जंक्शन में डाल के बेटा से सीधे बिजली निकाल सकते हैं। सीधे एनर्जी आया रेडिएशन से, सीधे बिजली, काम खत्म। नो कन्वर्शन, नो हुल्ला लला, सीधे बिजली निकालो, नो स्टीम, नो गर्मी, नथिंग। तो यही कोर फिजिक्स है। अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं, टूल्स क्या-क्या है। तो समझिए कि अगर आप हीट बनाते हैं, तो हीट डायरेक्टली भी यूज़ करता है। जैसे कि आदम ज़माने में प्लूटोनियम का हीट बनाया जाता था, उस हीट से आपके बॉडी का जो लिक्विड रहता था, वो उस हीट से कम रहता था, तो एक टेम्परेचर डेल्टा बनता था। उस डेल्टा का इस्तेमाल करके सीवैक इफ़ेक्ट से, यानी कि जो पेल्टियर मॉड्यूल रहता है, उससे बिजली निकलता, उससे पेसमेकर चलाया जाता था। तो ऐसे पहले पेसमेकर आते थे, जो 80 साल तक चलते रहते थे, कोई टेंशन नहीं है। बात था कि लोग सीरियसली नहीं लिए इसका सेफ्टी को, बहुत जगह पे जला दिया गया लोगों को, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ आग नहीं लगना चाहिए। तो बाद में ये हुआ कि बंद कर दिया गया। सिर्फ 100-200 पीस बना था। मतलब सोचिए हम लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बना के हटाना पड़ा, क्योंकि लोग सीरियस नहीं थे इसके साथ। तो इसीलिए आजकल बच्चों में जो पेसमेकर डालना पड़ता है, या कोई भी और इम्प्लांट, हियरिंग इम्प्लांट हो, ये सब हो, इम्प्लांट्स में बैटरी हर बार कुछ, मतलब 10 साल में खोद के निकालना पड़ता है। ये हम लोग को सारा समस्या सॉल्व कर दिया था, लेकिन हम लोग सेफ्टी नहीं ठीक किए थे। तो अगर आप गर्मी बना रहे हैं, मतलब कि उससे जो भी निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, उसे आप कंटेन कर दीजिए। वो कंटेनर धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होगा। अगर आपके पास कोल्ड मीडियम है, वो एनर्जी 1 टू बी में जा रहा है, मतलब कि हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम में जा रहा है, उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। बिना मूविंग पार्ट के करना है तो आप ये करोगे, जिसे हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट, यानी कि हीट सोर्स और कोल्ड सिंक जो है, दोनों के बीच में आप मटेरियल जंक्शन का ट्रिक बनाइए, मतलब एक सेमीकंडक्टर जैसा, और उससे आपको एनर्जी मिल जाएगा, उससे पेसमेकर चलाया जा सकता है। और आप दूसरा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। स्टर्लिंग इफेक्ट अगर आप डालते हैं ये, तो आपके पास इंजन बन जाता है। उससे कुछ ही जगह पे यूज़ किया गया, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये स्टर्लिन इंजन काफ़ी मतलब रिसर्च किया गया था, क्योंकि सीबैक इफेक्ट काम करता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बम बम होता है। अपोलो मिशन में हुआ है, वॉयेजर में हुआ है, सब में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बस इफिशिएंसी बहुत खराब है, मतलब कि अगर आप बहुत खुशकिस्मत रहे, 1 या 2% आप, या 5%। तो काफ़ी बार लोग ट्राई किए इसको स्टर्लिन इंजन लगाने का। स्टर्लिन इंजन एटलीस्ट 20% तक इफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो मतलब आप काफ़ी कम कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, या उतना ही रेडियो एक्टिव मटेरियल रखिए जितना आप सीबैक डिज़ाइन के लिए रखे थे, बट उससे बिजली ज़्यादा निकालिए। वो लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुआ है किसी मेजर प्रोजेक्ट में। रिसर्च विसर्च डेवलपमेंट के लिए हुआ है, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट की, हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आरटीजी मून पे है, आपका आरटीजी इसमें है, मार्स में है, आरटीजी डीप स्पेस में है। वैसे मैं नहीं कह सकता कि आपका आरटीजी जो स्टर्लिंग इंजन पे चल रहा है वो कहीं है, वो कहीं यूज़ नहीं हुआ है। वो है हीट से काम करना। फिर दूसरा हो गया कि बेटा पार्टिकल का सीधे इस्तेमाल करो। हीट से तो आप कोई भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेटा पार्टिकल डायरेक्ट है, तो उसे सेमीकंडक्टर में डाल के, जैसे यहाँ गर्मी से कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर से निकालें, तो उसमें फ़ायदा होगा। तो उससे भी कई बार कोशिश किया गया पेसमेकर बनाने का। और सर्वर में समझिए क्लॉक सर्किट को हमेशा चालू रहना चाहिए, तभी वो हमेशा चेक कर पाता है कि कोई छेड़ा तो नहीं है मेरे को। तो सर्वर क्लॉक्स के लिए इस तरह के बैटरीज़ आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नैनो ट्रिटियम बैटरी। ये मतलब मॉडल का बात कर रहा हूँ, नैनो ट्रिटियम P100A। तो ये मतलब आपको जब आप खरीदोगे इसे, जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उससे आपको बता देगा कि 10 साल तक आपको टेंशन नहीं लेना है। यानी वो मदरबोर्ड को जब तक कोई फिजिकली नहीं तोड़ता, उसका घड़ी का टाइम नहीं फिसलेगा। तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि वो उप्स करके हैक नहीं कर देता। हैकिंग का एक बहुत बड़ा वेक्टर है टाइम में छेड़खानी करना। अगर आपका टाइम का बैटरी गया, जैसे आप लोग देखते ही होंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो पावर लॉस होने के बाद, होता ही है, हर चीज़ में पावर लॉस होता है, तो पावर लॉस के बाद भी आप कैसे चलते रहेंगे, और दशकों तक कैसे चलेंगे न्यूक्लियर बैटरी, क्योंकि वो कॉइन सेल बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ये बोलता है भाई कोई टेंशन नहीं है। तो यूज़ करते हैं, ये मत एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। आरटीजीज़ हो, पेसमेकर कुछ टाइम के लिए हो, फिर ये रेडियो एक्टिव बैटरीज़ हो, ये सब हम यूज़ करते हैं। चाहे वो सीबैक से हो, चाहे वो आपका पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करके बेटा पार्टिकल से काम करें डायरेक्टली। तो ये टूल्स हैं हमारे पास, मतलब कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास।
तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव बैटरी है जो E इक्वल टू MC स्क्वायर पे चल रहा है और सालों चलता है, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि ये समझिए, ये सब टेक टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं। ये हर कंट्री, अलग-अलग कंट्री, सोवियत यूनियन में तो खुला मार्केट में रख देते थे। मतलब रिमोट एरिया है, वहाँ पे अगर उनको लाइट हाउस चलाना है, सीधे डाल देते थे। हाँ, ये आम पब्लिक के पास एक अल्ट्रा हाई रेडियो एक्टिव सोर्स बगल में बस रखा हुआ है, सड़ रहा है, मतलब जंग लग रहा है, उसका मेटल टूट रहा है, लोग रेडिएशन से ऊपर पहुँच जा रहे हैं, और ऐसा अभी भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी, हमें पता है कैसे बनाते हैं और कैसे काम करता है। और जो सबसे वेल नोन आरटीजी है, वो ये आरटीजी है जो वॉयेजर में डाला गया था। बोले वैसा क्यों है? वो 45 ईयर्स से कंटिन्यूअसली काम कर रहा है डीप स्पेस में। हाँ, उसका पावर घटते जा रहा है, मतलब कि जब स्टार्ट हुआ था तो हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स था, अब वो घट के बहुत कम वॉट हो गया है। लेकिन अब समझिए वो 45 ईयर्स है और वो इतना दूर है कि सोलर पैनल पे काम नहीं होता। तो इसीलिए इसे आरटीजी पे डाला गया था। अभी भी मतलब आपका जो रोवर्स हैं, रोवर्स में भी आरटीजी डालना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि फिर उसका टेंशन नहीं कि सोलर पैनल में धूल पड़ गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आरटीजी है, चलते रहो। और उसके बाद आरटीजी रहने पे आपको ये फ़ायदा रहता है कि वेस्ट हीट इतना रहता है उसमें कि आपको कभी कूलिंग के लिए, ये मतलब हीटिंग के लिए एनर्जी नहीं खर्च करना है। मार्स में भी बहुत ठंडा हो जाता है और डीप स्पेस में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो आपको ठंडा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डैमेज ना हो जाए ठंडे से, तो वो सब का आपको टेंशन नहीं लेना रहता है। तो हमें बहुत पसंद है आरटीजी, हर मिशंस में लगाने की कोशिश की जाती है, बस टका नहीं लगता है, मतलब बहुत लगता है, और लाइसेंसिंग-वाइसेंसिंग का दिक्कत होता है, इसलिए हर जगह नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन आरटीजी टाइम टेस्टेड है बस। फिर स्टर्लिन इंजन कभी डिप्लॉय नहीं हुआ है। ये बता रहे हैं, नासा फ्री पिस्टन पे डिज़ाइन पे मेहनत किया था, जो क्योंकि ये सब समझिए सालों साल चलना है, मतलब दशकों में चलना है, 3-4 दशक तो मिनिमम मान के चल रहे हैं। तो ऐसा डिज़ाइन नहीं किया जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट हो, बेरिंग्स उतना लंबा नहीं चलेगा। तो फ्री फ्लोटिंग स्टर्लिन इंजन का डिज़ाइन किया गया था, जिसमें अ, चैसी है और उसके अंदर पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, किसी चीज़ से फिजिकली नहीं टच कर रहा है, मतलब एयर कुशन उसे एक साइड रोक रहा है, दूसरे साइड भी रोक रहा है, कोई वेयरिंग पार्ट्स नहीं है। तो कोशिश किया गया, रिसर्च किया गया, नासा काफ़ी खर्च किया है इस पे, अराउंड $200 मिलियन काफ़ी टाइम से खर्च किया है, और रिजल्ट भी आया, बना भी लिए, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं निकला। मतलब इसका आखिरी टेस्ट जो ओपनली अवेलेबल है उसमें है कि ये अराउंड 127 आवर्स तक काम किया, उसके बाद इसमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया और फिर वो ठीक नहीं हुआ। अब रहा बात 147 आवर वर्सेस 40 ईयर्स, तो इसको और बेटर होना होगा, लेकिन नासा इसको अबैंडन नहीं किया, बैकग्राउंड में चल रहा है। उसका क्लेम है कि 2028 में शायद डेमो निकल जाए, देखिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर आता है बेटा वोल्टेक सेल पे। तो बेटा वोल्टेक सेल तो बोल रहे हैं वो आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, रिमोट सेंसिंग इंडस्ट्री में, बहुत जगह पे यूज़ होता है, हमें पता है, और वो दशकों चलता है। बस ये सारा चीज़ सक्सेसफुल है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बहुत वीक है। चाहे आप आरटीजी ही क्यों ना ले लो, चाहे आप बेटा वोल्टेक ही क्यों ना ले लो, ये सब बहुत कमज़ोर है। यानी कि कितना मटेरियल पे कितना पावर देता है, बहुत ही कमज़ोर है। यानी कि आपको इतना बड़ा बैटरी चाहिए, मतलब एक स्मार्टफ़ोन के साइज़ का, बड़ा स्मार्टफ़ोन के साइज़ का बैटरी चाहिए जो आपके छोटा-सा घड़ी चला सके। और अगर आप स्मार्टफ़ोन चलाना चाहते हैं तो आपका बैटरी अटैची के साइज़ का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, बस साइज़ इतना बढ़ते जाएगा कि कोई सेंस नहीं बना। जैसे आप सोचेंगे ना मैं ट्रेन चलाऊँगा, सर ट्रेन का मतलब एक कोच होगा और बाकी सारा सिर्फ़ बैटरी होगा। तो वही प्रॉब्लम यही होता है कि हमें पता है कैसे बनाते हैं, हम यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी जगह पे इस पे रिसर्च, डेवलपमेंट, मास प्रोडक्शन सब हो रहा है, बस घूम के बात वहीं आता है, एक ही पॉइंट पे स्टॉप कर जाता है। एनर्जी बहुत है, बहुत लंबा टाइम तक एनर्जी है, लेकिन निकाल पाना उसे एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एनर्जी है वहाँ पे, ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। सोर्स में फंडामेंटल लेवल पे एनर्जी है, बस हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यही आरटीजी को अगर आप कर देते स्टर्लिन से, मान लीजिए कोई इंजीनियर सॉल्व कर देता है ऐसा स्टर्लिन इंजन बना जो खराब नहीं होता, तो 400 वाट को वो आराम से उससे 4 गुना कर सकते थे, या ऐसा कर सकते थे कि 400 वाट ही रखो, डिज़ाइन 400 वाट का है तो 400 ही रखो और बाकी सारा चीज़ हटाते जाओ, मतलब रेडिएशन का खतरा कम कर दो। तो प्रॉब्लम यही है कि घूम फिर के हम लोग वही आते हैं कि उतनी एनर्जी है ही नहीं। बेटा वोल्टेक में भी पेपर पे आप करोगे कि कितना एनर्जी है, बहुत है, मतलब इससे जेट इंजन आप चला सकते हैं, लेकिन निकाल ही नहीं पा रहे एनर्जी। तो अब बात करते हैं जो चाइना में हुआ, तो मे बी, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, मे बी चाइना में थोड़ा-सा मे बी रहता है, हमेशा रहता है मे बी। और सबसे पहला मैं क्लियर बताऊँ, अगर किसी चीज़ का रियल फ़ोटो नहीं मिल रहा है, 99% चांस है वो हुलुलुलु है। जैसे कि डायमंड बैटरी का एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ ये डायमंड बैटरी का फ़ोटो है। चाइनीज़ वाला जो अभी हल्ला चल रहा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो मिल रहा है, बेटा वोल्ट करके कंपनी है और उसका सिर्फ़ ऐसा ही रेंडर फ़ोटो मिल रहा है। आई एम लाइक सर, अगर आप एक्चुअली बनाओ तो फ़ोटो डालो ना, फ़ोटो क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, वो जो क्लेम कर रहे हैं वो पॉसिबल है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मे बी है। तो कोर इश्यू हमेशा से वही था कि पावर है बहुत लो, जैसे कि आउटपुट जो है वो नीश केस में ही काम करे, जैसे पेसमेकर हो जाए, मे बी कोई रिमोट सेंसर है जो मतलब बहुत धीरे धीरे, मतलब 10 घंटा में एक बार उसको अगर पिंग करना है, तो ऐसा आराम से हो सकता होगा कि वो
10 घंटा तक कैपेसिटर चार्ज करा, फिर एक बार बड़ा सा पिंग किया, रेडियो सिग्नल भेज दिया, काम खत्म, फिर कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ऐसे करके नीश केसेस, मतलब कि कहीं पे भी लगा दो, या जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल जो ये दे रहे हैं कि ऑलमोस्ट वॉच बैटरी जैसा है, तो क्या ये स्मार्ट वॉच चला देगा? नहीं, बेस्ट केस सिनेरियो इस तरह का नॉर्मल वॉच चला पाएगा, वो भी मैं ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ। तो रियलिटी वही है कि नीश केस से ऊपर अभी ये चाइनीज बैटरी भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ नैनो वाट या माइक्रो वाट सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन है नहीं। बातें हमें उतना सेंस नहीं है ना, नैनो वाट कितना होता है, माइक्रो वाट कितना होता है, उसमें कितनी जीरो लगते हैं, तो सेंस नहीं पकड़ पाते। लेकिन आप यही समझिए, 100 बात की एक बात है, आपका मोबाइल बहुत एनर्जी खाता है, वाट्स में एनर्जी खाता है, उसमें 6 जीरो लगा देंगे, उसके बाद काम नहीं करेगा। डिवाइड बाय 100,000 नहीं काम करेगा। बेस्ट केस में भी मतलब अगर स्मार्टफोन के बैटरी को बनाते हैं तो ऐसा होगा कि 1 हफ्ता चार्ज कीजिए, मतलब कैपेसिटर को चार्ज कीजिए, फिर वो 1 घंटा चलेगा। दिक्कत वही है। तो वही समझिए। अब रहा बात कि इसमें कौन मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं जो सोर्स के तौर पर है, यानी कि जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। जिसे हम लोग कहते हैं बेटा एमिटर। तो 3 एलिमेंट्स आप लोग बार-बार सुनेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हो गया निकल 63, ये काफ़ी अच्छा एमिटर है और इससे काफ़ी कम हो रहा है ये। आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि निकल 63 रखिए, उसके ऊपर डायमंड सेल रखिए और एक आप शॉटकी डायोड का स्ट्रक्चर बनाइए, और उसका फ़ायदा उठा के आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका पूरा सर्किट बन जाए और आपको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट मिले, यानी कि इसमें रेडिएशन है, रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है। ये लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है धीरे-धीरे, मतलब सोर्स अभी भी रेडिएशन वाला है, आपको वहाँ कंटेन करना है, खुला नहीं रख सकते। तो निकल 63 जो चाइनीज़ वाला है, वो यही डिज़ाइन है, निकल 63 और डायमंड सर, इसलिए आपको दोनों वर्ड सुनने को मिलेगा, भैया डायमंड भी यूज़ कर रहे हो, निकल भी कर रहे हो। बात है, डायमंड एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर उसे अच्छे से आप कंट्रोल ग्रोथ करा पाते हैं, यानी किसी चीज़ पे ले उसका स्ट्रक्चर अच्छा बना पाते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है। तो निकल 63 हो गया, फिर कार्बन 14 हो गया, जो डायमंड बैटरी हुलू-लुलू कर रहे थे, वो ये डिज़ाइन नहीं है, वो अलग डिज़ाइन है। उसमें है कि कार्बन 14 और कार्बन 12 के बीच में जो अंतर आ रहा है, उससे शादी करा दो और खूब बिजली निकलेगा। इन प्रिंसिपल वो कई हज़ार साल तक चल सकता है। ये निकल का हाफ लाइफ बहुत कम होता है, अराउंड 50 ईयर्स। 100 कहेंगे, कुछ लोग 50 कहते हैं, बट आप समझ लीजिए कि बहुत लंबा नहीं है। कार्बन 14 वो ही हज़ारों साल में चला जाता है। फिर हाइड्रोजन 3, ये आपका ट्रिटियम होता है। ट्रिटियम भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन ट्रिटियम का लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, वो 10 साल में बोल जाता है। और हमें पता है कैसे, आपके बहुत सारे घड़ी में जो एनालॉग घड़ी होता है, उसमें कई बार ट्रिटियम का ट्यूब डाला जाता है, वो ग्लो करता रहता है। मतलब आपको कभी उसको चार्ज नहीं करना है, जैसे रेडियम को हम लोग चार्ज करते हैं लाइट डाल के, उसके बाद वो ग्लो करता है, वो नहीं करना पड़ता है। ट्रिटियम ग्लो करते रहता है। तो लेकिन वो 10 साल में आधा ग्लो हो जाता है उसका। तो ये 3 ट्रिटियम वाले आपको बैटरी मिल जाएँगे, कार्बन 14 वाला कंपनीज़ क्लेम कर रही है। मैंने देखा है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन किसी का पास ऐसा नहीं कि बस खरीद लो। ट्रिटियम आप खरीद सकते हो, यानी कि हाइड्रोजन 3 वाला आप खरीद सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। निकल 63 वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो चाइना क्लेम कर रहा है वो निकल 63 प्लस डायमंड सेल। इस पे सिर्फ रिसर्च लेवल तक मैंने पेपर देखा था। ये पहली बार कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने बना लिया है और उसे सेल करेंगे। तो इसीलिए हाइप इतना इसीलिए कि क्लेम हो रहा है कि हमने बना लिया और हम इसे सेल करेंगे, और इसका जो रेंडर दिया गया है उसका कारण ये है कि इसका साइज एक्चुअली इतना छोटा है, डेंसिटी इतनी हाई है कि एक्चुअली यूज़फुल है, यानी कि आप किसी चीज़ में लगा सकते हैं, जैसे कि आईओटी डिवाइसेज़ में, यानी कि जो आपका सेल लगता है, कॉइन सेल लगता है, जो इस तरह के छोटे-छोटे रिमोट में, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर उतना पावर दे रहा है, कॉइन सेल जितना ही, स्मार्टफ़ोन नहीं, कॉइन सेल जितना ही, और अगर आप उससे कैपेसिटर चार्ज करके कर सकते हैं, बहुत जगह पे, जैसे आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, CO2 डिटेक्टर हो गया, बहुत सारा चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। सीधे-सीधे लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। हमको इसको बदलना नहीं पड़ेगा 10 साल तक या 20 साल तक या 50 साल तक, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। कितना भी दाम हो, लोग पे करेंगे। लेकिन मतलब मेरे को डाउट वही है कि पहली बात, आपने रियल फ़ोटो नहीं दिखाया, आई एम आउट। दूसरी बात, मास प्रोड्यूसेबल नहीं उतना हो सकता, क्योंकि ये बात सही है कि अगर आप, ऐसा होता है कि 18 6 ये मतलब जो छोटे-छोटे आपके बैटरीज़ आते हैं, मैं इसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकलेगा? हाँ। जैसे ये सब आपका जो कॉइन सेल आता है, ये सब को अगर आप बदल देते हो रेडियो एक्टिव बैटरी से और कभी टेंशन नहीं रहता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा, इसमें काफ़ी बैटरी बदलना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस बैटरी का दाम मान लीजिए हो जाता है 100 गुना कंपेयर टू दिस, लाइक सर उतना टाइम तो यूज़ नहीं होगा, ये 100 बैटरी नहीं खाएगा। तो लॉजिक वही रहता है कि मास मार्केट अपील होने के लिए इसका दाम काफ़ी कम होना होगा। और चूँकि आप रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाइना में तो बात अलग है, कुछ भी कर दो वहाँ पे। लेकिन बाकी सारे यूरोपियन देश में, अमेरिकन देश में आपको ऐसे रेडिएशन वाले पार्ट्स सेल करने नहीं दिया जाता, उसका बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होता है, और गाइडलाइंस के चलते टका लगता है। तो वही लाइकलीहुड, क्या ये बनाया जा सकता है? हो सकता है। क्या वो उतनी डेंसिटी दे सकते हैं जितना क्लेम कर रहे हैं? हो सकता है। लेकिन मतलब मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक रियल फ़ोटो नहीं आता है या कोई एक्चुअली टेस्ट करके नहीं दिखाता, स्केप्टिकल रहें, क्योंकि रियल वर्ल्ड है, फिजिक्स है, टाइम टेस्टेड है, और यही चीज़ कि निकल 63 और डायमंड सेल का इस्तेमाल करके वो भी टेस्टेड है। लेकिन मतलब एक होता है ना कि अगर आपके पास रियल में, तो रियल फ़ोटो क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो वही, इसीलिए मैं मे बी पे इसको रखता हूँ।
अब आते हैं दुखद बात पे, होपलेस, जहाँ पे मुझे दुनिया से उम्मीद उठ गया, भारत से उम्मीद उठ गया। बात है कि हेडलाइन में जो लिखा जा रहा है और न्यूज़ में बात कर रहा हूँ, डिच द चार्जर फॉरएवर। आई एम लाइक भाई इससे ट्राई कीजिए अपना स्मार्टफ़ोन चलाने का। 1 मिनट के अंदर वो ड्रेन कर देगा, काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इट्स लाइक और रहा बात कंपनी क्लेम भी नहीं कर रही हो, यही मुझे ऑड लग रहा है कि कंपनी या तो दोनों तरफ़ा गेम खेल रही है कि क्लेम कर दे रही है, या जो लोग मूर्ख हैं तो उनको मूर्ख बना दे रही है कि ओह तुम मूर्ख हो, लो जी इससे ये मतलब 10 वाट निकलेगा। इट्स लाइक नहीं। और जो लोग समझदार हैं, जो समझ लेंगे उनको बोला दे देखिए सर माइक्रोवाट में पावर है, 100 माइक्रोवाट वो क्लेम कर रहे हैं। और माइक्रोवाट उतना इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन 3 वोल्ट पे है, यानी कि वही बैटरी वोल्टेज पे है जिसमें निकल ये लिथियम सेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली यूज़फुल है बहुत हार्डवेयर में। और बहुत सारा आजकल मॉडर्न हार्डवेयर बनाया जा सकता है अल्ट्रा लो पावर का, तो माइक्रो कंट्रोलर लोग चला लेंगे इस पे। तो वही समझिए कि हेडलाइन में ना थोड़ा ज़्यादा बह गए और सारे आपको बोले डिच द चार्जर फॉरएवर। इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा नहीं, अब बहुत से बहुत ज़्यादा चले गए। तो वही समझ और बहुत जगह पे सोर्सेस बोल रहे हैं कि ये स्मार्टफ़ोन के लिए, जो कि कंपनी क्लेम नहीं कर रही। तो अब यहीं पे मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी मूर्ख बना रही है, कि पब्लिक मूर्ख है, कि न्यूज़ एंकर मूर्ख है? कौन है? कौन? हू इज़ द रिस्पांसिबल वन हियर? कौन है? मतलब स्मार्टफ़ोन को ये नहीं छू सकता और ये ब्रेक थ्रू है पहली बार। ये 1970 में ब्रेक थ्रू था जब हम लोग पहली बार ये सब सॉर्ट कर रहे थे कि अच्छा निकल से एनर्जी निकल सकता है, कार्बन-14 से एनर्जी निकल सकता है, ट्रिटियम से निकल सकता है। ये उस टाइम पे नई बात थी। अभी बोलो ना मार्केट में आप खरीद सकते हैं। हाँ, बस एग्ज़ैक्टली वही पैकेज ना मिले वो ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वाह! मतलब ऐसा नहीं कि आप एलसीडी पे थे, एलसीडी थे, एकाएक किसी ने ओलेड बना दिया। इट्स लाइक सर ओलेड था, अब ओ ओलेड के ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा लेयर लिया क्वांटम डॉट। इट्स इट्स गुड, ऑसम, बट ओलेड जंप था, आप रिफाइनमेंट पे हो। तो क्या होगा वो जंप होगा अल्ट्रा हाई कन्वर्शन एफिशिएंसी। तो इस पे मैंने एक पेपर खोज लिया इंटरनेट पे, वो है हाल ओपन साइंस का है। अल्ट्रा हाई कन्वर्शन एफिशिएंसी ऑफ बेटा वोल्टेक सेल यूजिंग डायमंड पी एन जंक्शन। इसी बोला डायमंड के पीछे सब लोग इसीलिए भाग रहे हैं, डायमंड एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है ये सब यूज केस में। तो उनका ट्रिक है कि उनका क्लेम है, ये बोला रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर का क्लेम है कि वो 28% एफिशिएंसी चले गए और कहा जाता है कि अराउंड 30% एफिशिएंसी ही आप जा सकते हैं। वो शॉकली क्वाइज़ार इफेक्ट एफिशिएंसी लिमिट है। मतलब जैसे सोलर सेल में भी होता है कि आप ऐसा सोलर सेल नहीं बना सकते जो 90% एफिशिएंट हो। बेस्ट केस सिंगल जंक्शन 30% ही रहेगा। मतलब लॉ है, मतलब क्वांटम फिजिक्स का लॉ है कि जो भैया इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो सेम इसमें भी आता है कि आप जंक्शन के बारे में बात करो, एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में बात करो, तो लॉ है कि इस लॉ से ऊपर, मतलब अभी तक हमारा टेस्टिंग में यही आया कि इससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, तो उसी को एक नाम दे दिया गया। तो वो नाम 30 पे है, हम लोग 30 के पास भी नहीं पहुंच रहे। और चाइनीज वाले जो क्लेम कर रहे हैं बेस्ट केस, अल्ट्रा बेस्ट केस 5% है, अल्ट्रा बेस्ट केस। तो वही समझिए कि अगर कोई कंपनी कल को फ्यूचर में क्लेम भी करती है कि वो एक्चुअली 28% तक पहुंच जा रही है, क्या उससे यूजफुल होगा? दुनिया बदल जाएगी। अगर कोई इसे मास प्रोड्यूस कर लिया, मैं क्लियर कर दूं, मास प्रोड्यूस किया, तो शॉकली क्वाइज़ार इफेक्ट अभी तक तो हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे और लेकिन दुनिया बदल जाएगी वो होगा। अब रहा बात कि चाइनीज़ का ये 5% पे ही लोग सब ऑर्गेज़म ले लिया, तो जब वो कंपनी एक्चुअली कर भी लेगी, जैसे पता है ना कोई ना कोई तो रिसर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली करे उसको आप क्या बोलेंगे? ब्रेक थ्रू तो आपने इसको बोल दिया। तो उसको क्या बोलेंगे? वही बोला हाइप फॉर हाइप सेक बहुत हार्मफुल है। मतलब वो दिखा रहे हैं फ़ोटो कि मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज किया जा रहा है, दिखा रहे हैं ड्रोन है, ड्रोन का बैटरी बदल रहे हैं। हम लाइक वो मे बी ड्रोन, मतलब स्मार्टफ़ोन मैं समझ सकता हूँ कि स्मार्टफ़ोन लो एनर्जी डिवाइस है। वो 28% जब हम लोग मान लीजिए एफिशिएंसी पहुँच जाते हैं, मे बी पॉसिबल हो। ड्रोन नहीं सर, नहीं सर, वो थोड़ा ज़्यादा फूँक लिए हैं। तो वही दिक्कत है कि मतलब इसका इतना गंदा कवरेज कैसे चलेगा सर? ऐसे कैसे चलेगा? आम पब्लिक को कॉमन सेंस कब आएगा? कब? न्यूज़ एंकर पैसा मिल रहा है तब ऐसा बोल रहे हैं, कैसे चलेगा? तो मतलब ये बहुत ज़्यादा। और रहा बात कि सब मतलब क्रैक्स द कोड फॉर 50 ईयर न्यूक्लियर, इट्स लाइक सर 50 साल हुआ है। क्योंकि एक दूसरी बात ये भी होती है कि आप जब रेडिएशन वाले मटेरियल के साथ आप बात कर रहे हैं ना, तो दिक्कत ये होता है कि वो बाकी चीज़ को डिग्रेड करता है, यानी एलिमेंट्स को चेंज करता है, ट्रांसम्यूटेट करता है, हार्म करता है, इंजर कर रहा है, मतलब कि लिटरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। जैसे आपका सोलर पैनल है, ऐसा नहीं है ना कि सोलर पैनल में कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो वो कभी खराब नहीं होता। वो भी मतलब उसका रहता है ना कि 25 साल की वारंटी है, तो 25 साल का ऐसा नहीं है कि 25वें साल में आपका 100% रहेगा। 25वें साल में 80% से नीचे गिरा तो वो कंपनी बदलेगी, क्योंकि तो वो 20% कहाँ गया? डेग्रेडेशन। एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, डेग्रेडेशन होगा। रेडिएशन वाले एनर्जी के साथ कर रहे हैं, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो, वो और ज़्यादा डेग्रेडेट करता है। तो मान लीजिए बना भी देते हैं, मान लीजिए ये सेल बन भी जाता है, क्या मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ 50 साल तक वो टिका रहेगा? जब तक वो 50 साल नहीं होता हमें नहीं पता चलेगा कि भैया 50 साल तक वो मटेरियल उतना टिका रहा। मान लीजिए कि रेडिएशन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसका पी एन जंक्शन है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो आउटपुट कम हो जाएगा।
जो कि बोल रहे हैं ना वॉयेजर में इन प्रिंसिपल तो अभी भी पावर होना चाहिए, लेकिन सबको पता था, मतलब नासा के इंजीनियर्स को भी पता था कि सर हम बना रहे हैं, ये 400 वॉट नहीं देता रहेगा कंटिन्यूअसली, धीरे-धीरे घटते जाएगा और अब बहुत घट गया है, जो कि बोल रहे हैं डिग्रेडेशन होगा ही। तो इसीलिए क्लेम कर देना कि 50 इयर्स, भाई जाने तो दो 50 इयर्स, तब ना पता चलेगा। तो ये हाइप फॉर हाइप से बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। बोल रहे हैं कि कल को कोई कंपनी ढंग में बना दे, जितने लोग इस कंपनी के चक्कर में बर्न होंगे, वो इस पे मतलब सही का रिसर्च पेपर पे भी रिसर्च नहीं करेंगे। तो वही मतलब बड़ा होपलेस फ़ील हुआ, जो इसका कवरेज देख के बहुत ज़्यादा होपलेस फ़ील हुआ। मतलब इक्का-दुक्का साइंटिस्ट लोग को छोड़ के बाकी सब लोग हुलू-लुलू कर रहे थे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन चाइनीज़ न्यूक्लियर बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।